डायग्नोस्टिक सिस्टम एंड इंट्रोडक्शन। अब हम ये जानना चाहते हैं कि व्हाट इज डायग्नोस्टिक सिस्टम। ये डायग्नोस्टिक सिस्टम है क्या? इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक। तो डायग्नोस्टिक की जब बात करते हैं तो हियर वी विल बी डिस्कसिंग द डायग्नोस्टिक ऑफ मोस्ट प्रोबेबली ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। केवल हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात नहीं करेंगे, बट डायग्नोस्टिक एज अ होल और फोकस विल बी ऑन द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। Before starting the diagnostic system, let me make it one point clear here. साफ साफ शब्दों में लिखा है, जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, जो क्लाइंट्स का इलाज करते हैं, उनके बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं ताकि उनकी जो लाइफ है वो क्वालिटी लाइफ हो जाए, दे नेवर लेबल देयर क्लाइंट्स। इसका मतलब क्या है? मेडिकल टर्म में हम कह सकते हैं कि कोई डायबिटिक पेशेंट है, उसको डायबिटिक कह सकते हैं, भाई डायबिटिक हो गए, ये कैंसर से ग्रसित है। लेकिन साइकोलॉजी में वी नेवर लेबल अ पेशेंट। अगर कोई ओसीडी से है तो उसको ये नहीं कहेंगे कि ओसीडी से ग्रसित है ये, क्योंकि मैंने आपको बताया था साइकोलॉजी में वी नेवर टेल इंडिविजुअल इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज। क्योंकि मनोवैज्ञानिक हम विकार कह सकते हैं, डिसऑर्डर कह सकते हैं, बीमारी नहीं कहते उसको, बीमारी होती नहीं हो। जिस प्रकार से आप साइकिल चलाते हैं उसका हैंडल टेढ़ा हो जाए, हम कह सकते हैं कि साइकिल बीमार हो गई है? नो, देयर इज अ डिसऑर्डर। उसमें एक वेरिएंस आ गया, उसके हैंडल ना टेढ़ा हो गया, तो हम क्या करते हैं उसको सीधा कर लेंगे। तो सेम प्रिंसिपल वी अप्लाई इन साइकोलॉजी, वेयर वी डू नॉट designate an individual as suffering from disease. Generally we call that individual is suffering from some kind of a psychological disorder, and that can be modified with appropriate intervention techniques. तो ये सारा पॉजिटिव व्यू पॉइंट है। तो वी नेवर लेबल एन ए पेशेंट, nor we tell individual a patient, rather we call it never label a client. हमारे यहाँ मरीज तो कोई आता ही नहीं है साइकोलॉजी में, सारे क्लाइंट्स आते हैं। सो दिस वाज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वी मस्ट नो। हम सबको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब चूंकि हमने इसको समझ लिया है कि हम किसी भी पेशेंट को कभी भी, क्लाइंट को कभी भी लेबल नहीं करते हैं, तो चलिए हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है? हम एक लिटरेरी मीनिंग की बात करते हैं। एक्चुअली जो डायग्नोसिस वर्ड है मेडिकल टर्म है, मेडिकल साइंस ने इसे हमें दिया है। डायग्नोसिस मीन्स एग्जैक्टली आइडेंटिफाइंग द इलनेस। याद रखें, वी आर टॉकिंग अबाउट द मेडिकल टर्म डायग्नोसिस। जो डायग्नोसिस है उसको मेडिकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं कि किसी एक बीमारी को आइडेंटिफाई करना, उसकी पहचान करना, ये एक्चुअल वर्ड है डायग्नोसिस। अब और उसके साथ साथ में उसके कारणों पर भी प्रकाश डालना, टू थ्रो सम लाइट ऑन द कॉजेस ऑफ दैट पर्टिकुलर इलनेस। हिंदी में देख लीजिए आप, मैंने इसी सेंटेंस को हिंदी में लिख के दिया है। रोगी के रोग और समस्या के कारण को पहचानने की क्रिया, इसको निदान क्रिया भी कहते हैं। ये बात है मेडिकल टर्म की, साइकोलॉजिकल टर्म की बात मैं नहीं कर रहा हूं अभी इसमें, क्योंकि जब साइकोलॉजिकल टर्म्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें रोगी कहते ही नहीं, हम तो क्लाइंट कहते हैं। रोग हम कहते ही नहीं, उसको हम विकार कहते हैं। ठीक, तो ये है एग्जैक्ट मीनिंग डायग्नोसिस का। अब बात करते हैं साइको डायग्नोसिस। जिस प्रकार से डायग्नोसिस में हम इलनेस को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके कारणों को पहचानते हैं, उसके कारणों को गहराई से जानते हैं, उसी प्रकार साइको डायग्नोसिस होता है, जिसमें हम मेंटल डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके अंडरलाइंग कॉजेज क्या क्या है, किस कारण से वो मेंटल डिसऑर्डर विकसित व्यक्ति में हुआ है, कितने समय से है वो, ये सब चीजें जानी जाती हैं किसमें? साइको डायग्नोसिस। वेरी इंपॉर्टेंट। पर्पस दोनों का सेम ही है, बट टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है और डायग्नोसिस की टेक्निक भी डिफरेंट होती है साइको डायग्नोसिस। अब इसमें क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एन इमोशनल और बिहेवियरल प्रॉब्लम
and making a statement about the current status of client's mental health. मतलब उसकी जो व्यवहार संबंधी और संवेग संबंधी जो समस्याएं हैं उनकी पहचान करना और फिर उसकी मानसिक जो हेल्थ है या मानसिक जो स्वास्थ्य है उसके बारे में कुछ टिप्पणी करना। मतलब जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया किसी व्यक्ति को कि वो किस विकार से वो ग्रसित है या कौन सा विकार उसमें है, तो फिर हम उसकी मानसिक जो स्थिति होती है उसके बारे में कुछ कहते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, लिख कर बताते हैं। ये एक टिपिकल प्रोसेस होता है इन विच disorders that have no observable organic basis are identified from the inferences drawn from observable symptoms. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए जो मनोवैज्ञानिक होते हैं उनके एक बहुत बड़ी दुविधा उनके पास सदा से रही है और रहेगी। हो सकता है टेक्निक आने के बाद और टेक्नोलॉजी के विकास होने के बाद हो सकता है हमें कुछ राहत मिले, लेकिन अभी जनरली बहुत ज्यादा राहत हमें नहीं मिली। किस बारे में? हम व्यक्ति के उस हिस्से के बारे में हमेशा से डिस्कस करते हैं, उस हिस्से को लक्षणों के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से, संवेगों के एक्सप्रेशन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं जिसको हम कभी देख ही नहीं सकते। किसके बारे में बात कर रहा हूं? आई एम टॉकिंग अबाउट आवर ब्रेन एंड आवर माइंड। हम उसको कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर, डायरेक्टली देख नहीं सकते उसको। देखिए फिर भी हम इन्फ्रेंसेस निकालते हैं, रिजल्ट्स पर हम आते हैं। किस प्रकार से? हम किसी व्यक्ति के उसका व्यवहार है उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसके इमोशनल एक्सप्रेशंस को हम ऑब्जर्व करते हैं, फिर उन सब को कोलेट करते हैं, कोरिलेट किया जाता है और फिर उन सब से मिलकर एक इन्फ्रेंस, एक हम परिणाम पर पहुंचते हैं। तब जाकर हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति हो सकता है इस प्रकार से या इस प्रकार के विकार से वो ग्रसित हो। तो वी ड्रॉ द इन्फ्रेंसेस एंड फ्रॉम द ऑब्जर्वेबल सिम्टम्स। ऐसे सिम्टम, ऐसे लक्षण जिनको हम देख सकते हैं, जिनका हम अवलोकन कर सकते हैं, उनसे हम इन्फ्रेंस निकालते हैं, परिणाम पर पहुंचते हैं। The behavior and self-report by client form the base of diagnosis. व्यक्ति का व्यवहार और उसकी स्वयं के बारे में रिपोर्ट, आप रिपोर्ट करते हैं ना, जैसे कि अगर आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर से आप पूछते हैं कि भाई मैं परेशान हूं, मुझे दवाई दीजिए। फिर डॉक्टर आपसे पूछेगा जी बताइए क्या परेशानी है आपको। तो आप क्या करते हैं? अपने बारे में अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं कि भाई नींद आने में परेशानी है, शरीर में पेन होता रहता है, या और प्रकार की आप पूरी रिपोर्ट आप बताएंगे। फिर कहेंगे अच्छा और बताइए और क्या होता है, ऐसे नींद भी नहीं आती आपको, भूख भी कम लगती है, ठीक है। इस तरह से आप सारी अपनी रिपोर्ट बताते हैं। वो डॉक्टर कहते हैं कब से है ये बात आपको? आपको 3-4 दिन से। क्या कोई दवाई ली है आपने? नहीं ली। कहाँ रहते हैं आप? इस टाइप की पूरी वो रिपोर्ट आपसे जानना चाहते हैं। तो सिमिलर इज द केस विद द साइकोलॉजिस्ट। तो साइको डायग्नोसिस में जो आप व्यक्ति की सेल्फ रिपोर्ट होती है वो एक आधार प्रोवाइड करती है, एक बेस प्रोवाइड करती है, और विदाउट बेस जो बिल्डिंग होती है वो बहुत शानदार नहीं होती है। सो टू बी ए गुड clinical psychologist you need to have good diagnosis, exact diagnosis, and for that you need to ask your client about his or her self report। और जितनी एक्यूरेट और जितनी एग्जैक्ट सेल्फ रिपोर्ट होगी उसका साइको डायग्नोसिस उतना ही बढ़िया होगा। दिस फॉर्म द बेस ऑफ योर साइको डायग्नोसिस। जो डायग्नोस्टिक प्रोसेस है ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है एंड इट इज पेशेंट सेंटर्ड। जो पेशेंट होता है, जो क्लाइंट होता है, उसके इर्द गिर्द घूमता है ये कोलैबोरेटिव एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स इंफॉर्मेशन गैदरिंग and clinical reasoning with the goal of determining a patient's health problem।
जो ये डायग्नोसिस की बात मैं कर रहा हूं, इट्स ए जनरल टाइप में बात कर रहा हूं, प्योर साइकोडायग्नोसिस की बात नहीं है। एक कोलैबोरेटिव एक्टिविटी किस किस के बीच में, जो व्यक्ति आपसे इलाज कराने आया उसके बीच में, और जो साइकोलॉजिस्ट या कोई डॉक्टर या क्लिनिशियन बैठा उसके बीच में कोलैबोरेटिव एक्टिविटी। उसके साथ साथ उसके परिवार से भी कोलैबोरेटिव एक्टिविटी। ये जरूरी नहीं है कि जो क्लाइंट है वो सब कुछ अपने बारे में सही सही बता दे। बहुत सारी चीजें हो सकता है वो सही नहीं बता पाए, हो सकता है उसको याद ना हो। तो इन सब चीजों के लिए अगर आपको जाननी है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को सब कुछ उसके बारे में जानना है, पूरी केस हिस्ट्री उसकी तैयार करनी होती है डायग्नोसिस के लिए। तो वो किसकी मदद लेता है? दैट इंडिविजुअल हैज टू कोलैबोरेट विद द फैमिली मेंबर्स ऑफ द क्लाइंट। उसके फ्रेंड से उसको कोलैबोरेट करना है, मींस इट्स अ काइंड ऑफ कोलैबोरेटिव एक्टिविटी। क्या है कोलैबोरेटिव एक्टिविटी? डायग्नोसिस। क्या काम होता है उसमें? सूचना इकट्ठी की जाती है, इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड। उसके बाद फिर जब इंफॉर्मेशन मिल जाती है, क्लिनिकल रीजनिंग दी जाती है उसमें, कि जो पिछला जो इतिहास है, जो वर्गीकरण किया गया है, वो रिकॉर्ड देखे जाते हैं, क्लासिफिकेशन, पिछले जो बैकग्राउंड है, और जो पेशेंट, ऐसे पेशेंट आए थे वो किस तरह से ट्रीट किया गया उनको, और जो क्लिनिशियन है उसका खुद का अनुभव क्या है, क्या कहता है, इन सब को मिलाकर एक रीजनिंग तैयार की, तर्क शक्ति तैयार की जाती है, और जिसके आधार पर जो क्लाइंट है उसकी हेल्थ पर फोकस किया जाता है, एंड देन द हेल्थ स्टेटस हैज टू बी एग्जामिन्ड। दैट इज द पॉइंट psychodiagnosis tries to make. The diagnosis should be undertaken by experienced and knowledgeable clinician. ये तो बात क्लियर है। किसी अरे गहरे नत्थु खैरे के पास जाने से, या कोई नीम हकीम खतराए जान क्वेक के पास जाने से व्यक्ति की जान को खतरा हो सकता है। डायग्नोसिस कैन बी रॉन्ग। व्हाट टू डू? बेटर चूज अ गुड experienced and knowledgeable clinician. ओके, अब क्या हो सकता है इसमें? रॉन्ग डायग्नोसिस कैन बी डिजास्ट्रस। बहुत फैटल हो सकता है, बहुत खतरनाक हो सकता है अगर डायग्नोसिस सही नहीं हुआ तो। और साइकोलॉजी में तो बहुत ही सावधान रहने की जरूरत होती है। ऐसा हो सकता है कि कई बार मान लिया जाए कोई पेट दर्द हो रहा है, वो कहते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम कारण हो रहा है। हो सकता है व्यक्ति की वो पेट दर्द डाइजेशन से ना रिलेट होके वो कोई अपेंडिसाइटिस का दर्द हो। एक बार गलत डायग्नोसिस किया जाए, उसके बाद उसको सुधारने के चांसेस होते हैं। लेकिन साइकोलॉजी में अगर एक बार गलत डायग्नोसिस हो गया, उसको सुधारने के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि जो उसके ऑब्जर्वेबल सिम्टम्स हैं, वो व्यक्ति जो डायग्नोस करने वाला है उनको उसी एंगल से ऑब्जर्व करने लगता है, उसी एंगल से परसीव करने लगता है, और इट बिकम डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्टम्स। जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं उनको डिफरेंशिएट करना काफी मुश्किल हो जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है। एंड once an individual is designated that he or she is suffering from the particular disorder, तो वो व्यक्ति भी स्वयं अपने आप को वो मानने लगता है कि वो इस व्यक्ति इस डिसऑर्डर से ग्रसित है। और जब पता चला कि जो डायग्नोसिस गलत था, तो वो क्या होगा फिर? आपकी क्रेडिबिलिटी तो गई गई, हो सकता है उसके जो पेरेंट्स है या वो खुद इंडिविजुअल है उसका भी भरोसा आपसे उठ जाएगा। सो बी वेरी केयरफुल बिफोर डायग्नोसिंग और बिफोर मेकिंग अ स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेंटल हेल्थ ऑफ द क्लाइंट्स। कई बार आपको सोचना है, कई चीजों पर ध्यान आपको देना होता है। इन साइकोडायग्नोसिस क्या होता है? द क्लाइंट्स पर्सनल स्टोरीज फॉर्मुलेटेड। उसकी एक कहानी बनाई जाती है, फॉर्मुलेट की जाती है, तैयार की जाती है। याद रखना, उस कहानी में जो पात्र होता है वो क्लाइंट ही होगा, और उस कहानी में जो फैक्ट्स होंगे, जो ओपिनियंस होंगे, जो बातें कही गई होंगी, आपके अपनी तरफ से कुछ नहीं होगा,
सब कुछ उसके दोस्तों से, उसके परिवार से, उसके स्वयं से ली गई बातें होंगी और फिर उनको कोरिलेट किया जाता है, उनको आपस में एक लयबद्ध एक कहानी के माफिक उसको तैयार किया जाता है। दैट्स कॉल्ड द पर्सनल स्टोरी। और इस प्रोसेस को फॉर्मुलेशन कहते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि टेक्निक मेडिकल टर्म्स में उसे ट्रीटमेंट कहते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल टर्म्स में उसे फॉर्मुलेशन। जब उसकी पर्सनल स्टोरी बनाई जाती है, उसकी हिस्ट्री, केस हिस्ट्री तैयार की जाती है, तो एंटेसिडेंट इवेंट्स वो भी कंसिडर किए जाते हैं। मतलब पीछे क्या क्या जो घटनाएं घटी हैं, वो क्या पता किस घटना के कारण व्यक्ति में इस प्रकार की प्रॉब्लम आई हो। नो वन नोस, बिकॉज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इज सो सब्जेक्टिव एंड सो डिफिकल्ट टू डायग्नोस, और ह्यूमन बिहेवियर भी सो डायनेमिक। क्या पता कौन सी सिचुएशन, कौन से शब्द व्यक्ति को एक गलत रास्ते की तरफ ले जा सकते हैं। जैसे जीभ पर लगा हुआ जो घाव है अपने आप भर जाता है, लेकिन जीभ से लगा हुआ घाव कभी नहीं भरता। मतलब अगर किसी को आपने कुछ कह दिया है और ऐसी बात कह दिया कि जो उसके दिल में चुभ गई है, तो आप उसको जल्दी से निकाल नहीं सकते। एंड यू नीड टू मेक lots of effort to remove that problem. इसीलिए साइकोलॉजिकल सिस्टम में the psychologist has to be very much attentive, knowledgeable, experienced. बहुत जरूरी है उसको, क्योंकि गलती करने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं होती है। क्योंकि अगर आपने गलती की तो बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है। ओके, व्हाट इज फॉर्मुलेशन? इट इज मेकिंग सेंस ऑफ पर्सन्स डिफिकल्टी। जो परेशानियों से गुजर रहा है उनको एक रूप देना होता है, समझने योग्य एक सिस्टम तैयार करना होता है। और किस कंटेक्स्ट में? इन कंटेक्स्ट ऑफ द इंडिविजुअल रिलेशनशिप, उसके जो संबंध, वो सोशल सर्कमस्टांसेस, जो सामाजिक परिस्थितियां होती है उनके संबंध में, उसके जीवन संबंधित घटनाओं में, इन सब को मिला करके एक आउटपुट जनरेट की जाती है, उसे हम फॉर्मुलेशन कहते हैं। हार्पर एंड मोस कहते हैं कि फॉर्मुलेशन इज ए कोलैबोरेटिव सेंस मेकिंग। कई लोगों के साथ कोलैबोरेट करके चीजों से अर्थ निकालने की प्रक्रिया को हम फॉर्मुलेशन कहते हैं। और साइको डायग्नोसिस में फॉर्मुलेशन इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब जो हमारा डायग्नोसिस है उसमें स्टेजेस कौन कौन सी? पहली स्टेज होती है जी प्रिपरेशन, तैयारी करना। प्रिपरेशन में क्या होता है? जो आपको क्लाइंट आता है उसकी प्रॉब्लम्स को जानना एंड प्लान फॉर द स्टेप्स इन द असेसमेंट। मतलब उसकी पहले तो उसकी प्रॉब्लम को समझना, उसके बारे में जानना, उससे रैपर्ट बनाना, पूरी एक तरह से तैयारी करना होता है। जब आप पर भरोसा करने लगे, जब वो अपनी पर्सनल बातें आपसे शेयर करने लगे, ये सब हो जाए, उसकी प्रॉब्लम को असेस करने के लिए फर्दर स्टेप्स लिए जाते हैं, प्लान तैयार किया जाता है। ये सारा का सारा दैट कम्स अंडर द कंसेप्ट ऑफ प्रिपरेशन। सेकंड कम इनपुट। व्हाट इज सेकंड? दैट इज सेकंड स्टेज इज इनपुट। डेटा अबाउट द क्लाइंट एंड हिज सिचुएशन इज कलेक्टेड। पहले तो सूचना है हमने ली, फिर उसके बाद जो क्लाइंट है या जो पेशेंट आया है, अगर साइकोलॉजिकल पेशेंट है वो तो उसको हम क्लाइंट कहेंगे, और अगर कोई फिजियोलॉजिकल है पेशेंट है तो उसको पेशेंट कहेंगे। तो डायग्नोसिस तो दोनों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर ना। कहने का मतलब है कि उससे बारे में उसका डेटा लिया जाता है, इनपुट ली जाती है। कितने दिन से प्रॉब्लम है, जो आपके सिम्टम्स हो रहे हैं, क्या आपको ये आपके डे टू डे एक्टिविटी में बाधा डाल रहे हैं, क्या आप अपनी जो दिनचर्याएं हैं ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, कितने दिन से नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रकार से व्यक्ति का सारा डेटा लिया जाता है।
So that is known as the input stage. Third one is the processing. प्रोसेसिंग में क्या होता है? कलेक्टेड डेटा, जो आपने सेकंड स्टेज में डेटा कलेक्ट किया है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है. Then data is analyzed and finally interpreted. उसके बाद डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड, एनालाइज्ड एंड इंटरप्रेटेड, उसका अर्थ निकाला जाता है. एंड द लास्ट स्टेज इज आउटपुट. द फोर्थ स्टेज इज रिजल्ट्स आर कम्युनिकेटेड. उसके बाद क्या होते हैं? आपने सूचना इकट्ठी की, तैयारी की, डेटा लिया, उसको ऑर्गेनाइज किया, एनालाइज किया, उसको इंटरप्रेट किया, उसका अर्थ निकाला आपने, उसको समझा, और उसके बाद जो रिजल्ट्स आपके सामने आए हैं उन रिजल्ट्स को उस क्लाइंट को या उस क्लाइंट के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको या उसके वेल विशर्स हैं उनको कम्युनिकेट किया जाता है, उनको बताया जाता है. एंड दिस वे दीज आर द स्टेजेस इन द डायग्नोसिस. किसी का कोई प्रश्न है तो यू कैन आस्क मी योर क्वेश्चंस प्लीज. भाई कोई प्रश्न नहीं है? मुझे ऐसा लग रहा है इतनी देर हो गई है. ओके, नाउ हेमा पूछे. मैंने ना अभी एक सर मेरी हेल्प बुक से एक डेफिनेशन पढ़ी थी सर इसकी डायग्नोस्टिक की. सर डेफिनेशन ये है कि किसी विशिष्ट विकृति की प्रकृति एवं उसके विस्तार की सीमा को जानना निदान है. सर विस्तार की सीमा मतलब समझ नहीं आया सर. विस्तार की सीमा, देखिए ये जो किताबें हैं हिंदी में, एक्चुअल में ये अंग्रेजी के उसको इन्होंने इंटरप्रेट करके उसका अर्थ निकालकर उसको लिखा गया है. ठीक है, तो विस्तार की सीमा, द लिमिट्स ऑफ, उसका जो स्पैन है, स्प्रेड है, उसको बात वो कह रहा है. मतलब ये है कि किसी विकृति का मतलब है यहाँ पर विकार. विकृति शब्द का इस्तेमाल नहीं होता मनोविज्ञान में. किसी विकार की प्रकृति को जानना और उसकी विस्तार की सीमा की मतलब वो कहां तक फैला हुआ है, वो विकार व्यक्ति में कितना फैला हुआ है, कितना गया है. द प्रिवलेंस ऑफ दैट डिसऑर्डर इज असेस्ड इन द साइकोडायग्नोसिस. कि अगर किसी में डिप्रेशन है तो डिप्रेशन कितना है उसमें. कितना का मतलब ये नहीं है कि 400 लीटर है या जो भी कुछ है, मतलब कितना, मतलब उसका कितने दिन से है, कितना वो गहरा है. द इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर डिसऑर्डर, इसको कह रहा है विस्तार की सीमा, जहां तक मुझे समझ में आया है. तो ये बात है. एनी मोर क्वेश्चन? यस सर. हाँ जी. सर अगर हम आगे जैसे डेफिनेशन लिखते हैं सर इसकी डायग्नोस्टिक की, तो उसमें हम ये सर कोलमैन की जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई ऐड कर सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल, आप ऐड कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है. यू कैन ऐड डेफिनेशन. ये जरूरी नहीं है कि जो हम पढ़ा रहे हैं केवल वही आप लिखें. दूसरी किताबें भी अवेलेबल है, उनसे भी आप देख सकते हैं. नेट पर भी काफी कुछ अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं. मेन पर्पस टीचिंग का ये होता है कि आपको कंसेप्ट के बारे में क्लियर करना. कंसेप्ट जब आपको समझ में आ जाता है तो तब आप अपने आप उसको लिखें, समझें और एक्सप्लेन करें. चलो, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम आज के लिए इतना ही करते हैं, और बाय बाय. मीट यू टुमारो exactly at 8 in the evening.